मुसलमान 1635 मुसलमान मारे गए थे, जबकि पंडित वहां 89 मारे गए थे, उन 90। नमस्कार दोस्तों। और हम आज हमारे साथ महाराष्ट्र से मेहमान जुड़ चुके हैं, अविनाश काकड़े जी। अविनाश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। अच्छा, एक चारों तरफ एक माहौल बना रहता है मुस्लिमों को लेकर। मुस्लिमों ने ये कर दिया। कल भी मैं एक जगह गया हुआ था, वहाँ भी यही था कि मुस्लिम धोखेबाज होते हैं। जबकि जब हम इतिहास में जाते हैं, हम भूतकाल में जाते हैं, तो जैसे हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं शिवाजी महाराज, उनके साथ भी बहुत सारे मुस्लिमों ने काम किया। उनके सेनापति मुस्लिम थे, जिन्होंने उनसे वो पंजे बना कर दिए, वो मुस्लिम थे। हर जगह मुस्लिम को टारगेट क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? देखो, जोक सरदारों पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। 50 लोगों में भी एक सरदार खड़ा हो तो दिखाई देता है ना, दूर से। जी। पगड़ी पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए दिखाई देता है ना। जी। तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन जब भी होगा, मुसलमान आजकल स्पेशल आइडेंटिफिकेशन करने लग गए। तो दाढ़ी बढ़ाना, मूंछ कटाना, और गोल टोपी पहनना, छोटे पैजामे पहनना, ये जो काम कर रहा है उसके वजह से स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होता है। और जब भी समाज से, कॉमन आदमी से इतर जब कुछ होता है, इतर जो कोई करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है और उसके ऊपर कमेंट्स भी होती है। जैसे सरदारों पर जोक होते हैं, वैसे इनके ऊपर कमेंट्स होती है। जैसा अभी मैं मूंछ बढ़ाता हूँ, तो 50 लोगों में अगर कोई मुझे नाम से याद नहीं रखेगा तो ये इसमें वो बड़ी मूंछ वाला ऐसे जी। बोलेगा कि नहीं बोलेगा। जी। जी। तो ये मुसलमानों को जरूरत नहीं थी इस तरीके की स्पेशल आइडेंटिफिकेशन करने की, क्योंकि स्पेशल आइडेंटिफिकेशन से टारगेट किया जाता है। और टारगेट करने के बाद जो कुछ बातें होती है, उसका परिणाम है कि उनको बार बार अभी उनके तरफ उंगली निर्देश किया जाता है। क्योंकि वर्तमान जो सरकार है, वो हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई यानी प्रश्न ही नहीं जानती है। आपने देखा होगा कि पिक्चर से भी माध्यम से, और भाषणों के माध्यम से, और दंगों के माध्यम से उनको अलग थलग करने का प्रयास कर रही है। अब अलग थलग करने का प्रयास जो होता है, उसमें उनको समाहित होकर रहने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करते नहीं। वो फिर रिएक्शन में उसी तरीके की हरकत करते। उनको हमारा इतिहास ढूंढना चाहिए कि देश में हमारा इतिहास क्या है, देश में किसके साथ हमारा क्या इतिहास रहा है। तो मुसलमान यहाँ का इतिहास ढूंढने की बजाय वो इतिहास ढूंढने चला जाता है सऊदी अरबिया में। वो जैसे ही थोड़ा सा संपन्न हो जाता है तो वो अपना ईरान और इराक में और सऊदी में अपना इतिहास और पुरखे ढूंढता है। यहाँ 1% भी मुसलमान नहीं होगा जिनका पुरखा वहां से आया होगा। सारे मुसलमान यहीं के हैं। तो ये जब तक यहाँ अपनी रूट नहीं खोजेंगे, यहाँ अपनी जड़ें नहीं खोजेंगे, जब तक ये टारगेट होते रहेंगे और टारगेट इनको बनाते रहेंगे। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो ये बारात के संगी घोड़े हैं। जैसे वो तांगे के घोड़े होते हैं, बारात के घोड़े होते हैं, ब्लिंड्स लगे होते हैं। तो इनको ब्लिंड्स के बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। दुनिया 360 डिग्री में है, और हमारे प्रधानमंत्री भी 90 डिग्री में देखते, क्योंकि उनका जो ये है यूनिवर्सिटी जो है संघ वाली बोगस यूनिवर्सिटी, वो 90 डिग्री में देखना सिखाती है। पार्लियामेंट में अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे कि गांधी का इतिहास सर एटन बरो के कारण और उनके पिक्चर, गांधी पिक्चर के कारण दुनिया को पता चला, और कश्मीर फाइल का इतिहास, कश्मीर का इतिहास कश्मीर फाइल से पता चला। मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी और उनके भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन गांधी मरे, वो न तो कोई राष्ट्राध्यक्ष थे, ना सांसद थे, ना कहीं के राजा महाराजा थे, मगर 147 देशों ने उनको कंडोलेंस मैसेज दिया था। कई सारे लोगों की उनके प्रति जो सद्भावना आई है और उनकी जो बातें आई है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा आदमी धरती पर पैदा हुआ, ये हमें आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास भी नहीं रखेगी, इतना महान आत्मा इस देश में पैदा हुआ है। और उसको सुबह प्रातः स्मरणीय बोलने वाला संघ, उसको शाम तक उसकी बुराई और टकला और बुढ़ा और ये और पाकिस्तानी और मुसलमान का धर्जीना, ये सारा बताने का प्रयास करते हैं। तो ये उनका चरित्र हनन करने का प्रयास करते, क्योंकि गांधी किसी के ढांचे में फिट नहीं बैठता है। गांधी उस वक्त भी बोलते थे कि गांधी के ऊपर आरोप लगते थे कि हिंदू बोलता था ये मुसलमान का आदमी है, मुसलमान बोलते थे हिंदू का आदमी है। मुसलमान कहते थे ये सबको, मुसलमानों को हिंदू बना देगा, और हिंदू कहते थे ये सब हिंदुओं को मुसलमान बना देगा, क्योंकि गांधी किसी के ढांचे में फिट नहीं बैठते थे। तो यहाँ हमारे क्या संबंध रहे हैं, वो ढूंढना पड़ेगा। आपने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, मैं महाराष्ट्र में मुसलमानों को बताता हूँ
कि जब तक तुम्हें ये पता नहीं था कि तुम्हारा स्वराज्य में योगदान था, स्वराज्य में आप साथ थे, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने खोज के निकाला था कि शिवाजी महाराज के साथ में उनका योगदान क्या था, दलितों का योगदान क्या था, तो तुरंत वो दंगे, जो दंगे होते हैं, मतलब दलित और सवर्णों के दंगे, हिंदू मुसलमानों के दंगे, ये रुक गए। और ये हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर थे उस वक्त, आर आबा पाटिल, अभी वो नहीं है, एक्सपायर्ड हो गए कैंसर से। तो उन्होंने कहा था कि ये जो इतिहास इन्होंने लिखा है, संभाजी ब्रिगेड जैसी संगठन और मराठा सेवा संघ जैसी संगठन यहाँ पैदा हुई है, जिसके कारण हमारा महाराष्ट्र दंगा मुक्त हो गया। अब दंगे नहीं होते हमारे महाराष्ट्र में। तो उसका कारण ये है कि जब तक तुमको जानकारी नहीं होगी, तुम क्रिया की प्रतिक्रिया और उपद्रव करते रहोगे। और ये चाहती है शासन कि ऐसा करते रहे, क्योंकि वर्तमान जो शासन है उनको ना तो आपको रोजी देनी है, ना रोटी देनी है, ना नौकरी देनी है, ना बिजली देनी है, ना कुछ देना है। आपको मात्र भावनाओं में भड़का कर एक दूसरे के साथ लड़ाना मात्र है, उनका उद्देश्य ही लड़ाना है। तो ये इतने साल बाद भी गुजरात फाइल का झूठा इतिहास समझाने का प्रयास करते, तो सच्चा इतिहास सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी जी। तो लोग नहीं लाते। सच्चा इतिहास समझना चाहिए कि जब ये हुआ था, जब भी वो कश्मीर का अशांति हुई है और पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, एक क्षत्रियों की 21 पीढ़ी नाश करने वाले पंडित वहां से ऐसे दुम दबा के भागे क्यों? पहला तो सवाल हुआ है। नहीं तो इतिहास को तो तुम ढंग से देखो, ऐसे गपबाजी वाला कुछ यानी कथा पुराण मत सुनाओ। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि 89 से लेके 90 तक जब वहां का पलायन हुआ, उस वक्त शासन किसका था? तो संघ का शासन था, आरएसएस का गवर्नर वहां बैठा हुआ था। जैसे पुलवामा होता है और बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है, वो गोधरा का जो कांड होता है कारसेवकों के साथ में, और उसके बाद में गुजरात की दंगल हो जाती है, तो उसको क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताते हैं। संघ के लोग क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताते हैं, मगर ये बताते वक्त 84 के दंगों को वो कांग्रेस का दंगा कहते हैं, वो हिंदू का दंगा नहीं कहते। गुजरात के दंगों को हिंदू का दंगा नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। मगर कश्मीर में जो विवाद हुआ था उसको वो मुसलमानों का दंगा कहते। भाई, मुसलमान 1635 मुसलमान मारे गए थे, जबकि पंडित वहां 89 मारे गए थे, 89। तो उसमें भी मुसलमान मारे गए थे। मार कौन रहा था? तो कश्मीर, जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे वो मार रहे थे। और जगमोहन के होते हुए वहां मस्जिदों से अनाउंस हो रहा था कि हिंदू पंडितों को भगाओ यहाँ से, जबकि वहां के सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, पंडितों को नहीं भगाएंगे। मतलब फारूक अब्दुल्ला की सरकार बोल रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर बोल रहे थे, उनके साथ में सारी कमेटियां बोल रही थी। सच्चर जो आयोग गया था वहां जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, और उनके अंडर में 2 और जस्टिस थे और बाकी 25 लोगों का जो वहां समूह गया था, उन्होंने बोला था कि इस प्रदेश में जो आतंकवादी 5 साल में नहीं कर सके, उसका कारण था कि 86 के इलेक्शन सलाउद्दीन को जीतने के बाद भी हरा के उसके ऊपर विचित्र तरीके से किया, तो भाग गए थे पाकिस्तान। मगर वो जो 5 साल में नहीं कर सके, वो जगमोहन ने आके 5 महीने में कर दिया। वहां 5 महीने में इतना विवाद पैदा कर दिया कि आप बताओ कि वहां के सबसे बड़े धर्म के जो, मैंने इसके इस्लाम के जो मौलाना थे उनको जो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के ये जो क्या बोलते हैं उसको, आतंकी थे, उन्होंने मार दिया। तो हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में जनता उनके जनाजे में शामिल हो गई। उनका आक्रोश था आतंकियों पर, और जगमोहन की पुलिस ने खुली फायरिंग करके उस जनाजे पर खुली फायरिंग करके 100 कश्मीरियों को मार दिया। अब मुझे बताइए कि वो आतंकी के विरोध में लड़ना चाहती थी वहां की मुस्लिम जनता, और इन्होंने उठा के उस पर फायरिंग करके उसका रोष भारत की तरफ ला लिया। उसका क्या कारण था? क्योंकि ये पूरे देश में अडवाणी जी मंदिर यात्रा कर रहे थे, और वहां से और यहाँ से कॉम्बिनेशन करके मुस्लिमों के विरोध में हेट करने का जो उनका षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र में सफल होना चाहते थे, और वो षड्यंत्र सफल हो गया। जब तो ये 2 सीटों से लेके 310 तक आ गए। तो इसको, षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा। मुसलमानों को इतिहास यहाँ ढूंढना पड़ेगा, हमारे देश में उनका इतिहास ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत बिखरा पड़ा है, जो हर जगह है, हर जगह बलिदान दिया है, हर जगह संघर्ष किया है मुसलमानों ने, और इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की दस्तकारी के लिए, इस देश की काश्तकारी के लिए
हर चीज में मुस्लिमों का योगदान है। वो योगदान को ढूंढोगे और बताओगे तो ये सारी चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है, नौकरी नहीं है। वो तो कह रहे हैं उत्तर हमने बिजली भी दी प्रदेश है, नौकरी भी दी है, और उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था हमने मजबूत कर दी है। देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि हथ कंगन को अरसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से दूसरे शासन नौकरी देती है, बात करती है, वो भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने परमानेंट किए हुए लेबर नौकरी को, अस्थायी कर्मचारियों को वहां का सीएम बता रहा है कि हमने स्थायी किया। तो झूठ बोलने की जो प्रथा है वो दिल्ली से लेके गली तक पूरी चली गई है, क्योंकि आरएसएस की राजनीति है झूठ पर आधारित है। हर चीज में झूठ फैलाने का काम करते हैं। वो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हुआ उसकी बात नहीं करते, हिंदू महिलाओं की अत्याचार की वो जरूर बात करते। अत्याचार तो अत्याचार होता है, महिला तो महिला होती है ना। मगर आसिफा पे बलात्कार पे हम नहीं बोलेंगे, निर्भया के बलात्कार पर हम बोलते हैं, मगर आसिफा के ऊपर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी। और वहां के मुस्लिम भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बकरवाल थी, जी। बकरवाल गुज्जर थी वो। उसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको उच्च वर्णियों पर हुआ अत्याचार अत्याचार लगता है, और दलितों पर, आदिवासियों पर, ओबीसी पर, किसानों पर हुआ अत्याचार हमें अत्याचार नहीं लगता। ये देश की मानसिकता हो गई है, और इस मानसिकता को बदलने के लिए सच्चाई को हमें खोद के निकालना पड़ेगा। और ये सच्चाई जब तक हम खोद के नहीं निकालेंगे तो ये बताते रहेंगे, जिस योगी ने 5 साल में एक डॉक्टर का रिक्रूटमेंट नहीं किया, एक डॉक्टर को नौकरी नहीं दी, जिस योगी ने उनके 5 साल के शासन में एक पावर स्टेशन, सब स्टेशन नहीं लगाया, वो अगर बोलते हैं कि मैंने इतना किया, 19 सब स्टेशन लगाया था अखिलेश जी ने। मगर योगी जी ये बोलने में सक्षम हो गए, ये बोलने में मैंने कामयाब हो गए कि वो बिजली देंगे। अरे सब स्टेशन नहीं लगाओ तो बिजली कहां से देंगे, कहां से पैदा होगी? वो आकाशीय बिजली को लाओगे वहां देने के लिए? ये सवाल नहीं पूछते लोग। हमारे लोग आजकल सवाल करना बंद कर दिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा कर दिया है कि उसमें सवाल खड़े नहीं होते। हम भक्त बनते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह हिंदू मुस्लिम चली रहती है, उसको जैसे महाराष्ट्र में दूर हो गई, आज वहाँ कोई झगड़ा नहीं होता, उत्तर प्रदेश में लगता है आपको ऐसा हो पाएगा, या कोई शासन व्यवस्था ऐसी नहीं, होगी? झगड़े होते हैं, दंगा नहीं होता, क्योंकि हिंदू मुसलमान साथ में बैठ जाते हैं, दलित सवर्ण साथ में बैठ जाते हैं, और उसकी जो वो जो टेंशन होता है उसको रिलीज कर देते हैं, उसको रिलीज करने का प्रयास करते हैं, सामंजस्य समाजों में बैठाया जाता है। वहां तो तेढ़ निर्माण करने वालों को आप जिता देते हो, उस तरीके से वोट दे देते हो। वहां पूरा चुनाव, जिस उत्तर प्रदेश के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान किसान आंदोलन में घूम रहे थे, उस उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई। लखीमपुर में जहां किसान मारे गए थे, वहां आठों सीटें बीजेपी कैसे जीत गई? इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? तो नफरत 5 साल फैलाना और उसका विरोध 2-4 महीने करना, तो 5 साल वाले नफरती पहलवान को 2 साल, 2 महीने और 3 महीने वाला कोई भी कितना भी ईमानदार हो, हरा नहीं सकता। जी। तो अब क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश वाले लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आंदोलनों से, धरने प्रदर्शनों से, तोड़फोड़ से, मारकाट से कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन करना है तो प्रबोधनों से परिवर्तन होता है। आरएसएस ने जिंदगी भर प्रबोधन किया, वो प्रबोधन करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि उनका ज्यादातर प्रबोधन झूठ होता है, मगर प्रबोधन करते हो। आपके बच्चे जो नफरती चिंटू बने हुए घूमते रहते हैं, जिनको कश्मीर फाइल्स देख के रोना आता है, मगर हमारे किसान जो 700 मर गए वहां, उसको देख के कभी रोना नहीं आया। उन 90 पंडितों को देख के पूरा देश रो रहा है, पूरे देश के नफरतू चिंटू रो रहे हैं, मगर 750 किसान हमारे दिल्ली में अभी मर गए सरहद पर, उसके लिए किसी को रोना नहीं, आंसू भी नहीं आए, उसको बुरा भी नहीं लगा। तो ये जो लोग थे जो बोल रहे थे कि किसानों को फ्री का चाहिए, किसान फ्री में खाना चाहते हैं, उनको ये अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि बैंक कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बैंक कर्मचारियों के और इंश्योरेंस के ही लड़के, उनके ही बच्चे ये किसानों को मुफ्त खोर बोलते थे, मुफ्त खाने वाले बोलते थे। अब उनको पता चल गया कि जब उनके पेमेंट और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन और उसको इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि लूटेंगे और बर्बाद तो सब होंगे। आपका भी नंबर आएगा, उनका भी नंबर आया था और उनका भी आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।